बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइक हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबल जन्नति हुमुल फाइजून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमन मुश्ताक हुई पोजीशन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सबको पता है कि ये जो सेशन है ये स्पेशली हमने अपने टॉपिक जो हमारे पहले से थे हमने उन्हें बदला है और एक स्पेशल हमने टॉपिक इसके अंदर ऐड किया है जिसका नाम क्या है? वाई पैलेस्टीन मैटर्स टू यू और वाई इज पैलेस्टाइन रेलिवेंट टू यू। तो मैं आज जो आपको सारी चीज़ बताऊंगा इसका मकसद अगर आप हिस्ट्री समझ ले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप इसका मकसद सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आप एंड पे जाए और कहे अच्छा ठीक है सारी चीज़ यहूदी साजिश है और वही सब कुछ करे, है ऐसा है, अगर एक जुमले में समराइज़ किया जाए तो यही बात है। लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल इससे इररेलेवेंट रखना है, रेलिवेंट नहीं रखना। और जैसे अभी उन भाई ने तलावत की है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरो क्योंकि जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको देखता है। और आगे अल्लाह क्या कहता है कि मत होना उन लोगों जैसा जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग फासिक थे, इम्प्रैक्टिकल थे। तो ये जो बात है ना, जो मैं आज आपके सामने इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बेहतरीन अंदाज में रखूँ, उसका मकसद ये नहीं है कि आप बस आए एक स्टोरी की तरह बात को ले, एक मुल्क की हिस्ट्री आपको सुना रहा हूँ और आप यहाँ से चले जाए।
इसका ये मतलब है कि आपके जहन में हो कि मैंने अगर अल्लाह के सामने जब खड़ा होना है ना, तो मुझसे इस चीज़ का सवाल होगा कि मेरे तक बात पहुंच गई है। अल्लाह नबी को, जो सबसे टॉप पर्सनैलिटी होती है, उसका सिर्फ एक मिशन होता है, ए नबी तुम्हारे ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, तुम इन पर दरोगे नहीं बनाए, कुरान की आयत है, तुम्हारे ज़िम्मे से पहुंचा देना। तो मेरा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आप तक सारी बात पहुंचा दूँ। अच्छा, शुरू करते हैं इसराइल की हिस्ट्री से, बनी इसराइल पे आते हैं। बेसिकली अल्लाह जो पूरी आप इंसानियत देखते हैं ना, तो मोस्टली आज भी जो फॉलोअर्स पाए जाते हैं वो नबियों के फॉलोअर्स हैं। यानी कि अगर आप 8 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन से ज़्यादा है, 8 बिलियन को तकरीबन टच कर रहे हैं, तो उनमें से अगर आप बहुत कम भी कर लो, 5 बिलियन के करीब वो लोग हैं जो किसी नबी के डायरेक्ट फॉलोअर है। तो जो अल्लाह ने जो नबियों की चेन भेजी है ना, ये चेन बिल्कुल ऐसी नहीं कि इसको हिस्ट्री में भी आप बेशक नॉन मुस्लिम है, किसी के मानने वाले नहीं, आप एक एथियस्ट भी है, आप रीड करते हैं इन्हें, आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये बनी इसराइल जो है बेसिकली सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना इस चेन का, ये वो है। हम मुसलमान अक्सर ये समझते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हम पता नहीं क्या चीज़ है, हम कुछ भी नहीं है। सबसे लाडली उम्मत, जो तारीख आप पूरी हिस्ट्री देखते हैं ना, वो ये गुजरी है। इनकी हिस्ट्री शुरू होती है हज़रत इब्राहीम से, हज़रत इब्राहीम के बेटे से हज़रत इसहाक, और उनके बेटे से हज़रत याकूब, और उधर से पूरी नीचे इनकी पूरी नस्ल शुरू होती है, जिसे हम यहूदी कहते हैं आज के दौर में। अच्छा, एक चीज़ शुरू में समझ ले, जो यहूदी वर्ड यूज़ होता है कुरान में भी, वो इन्हें ताने के तौर पे कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इन्हें अपना मुसलमान बना के भेजा था। इनके ये नहीं था कि जो तुम्हारे नेशन के बहुत ज़्यादा अच्छा मुसलमान है। आखिरत का क्राइटेरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में बिल्कुल वाज़ेह कर दिए। किसी अरबी को अजमी पर, अरबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरबी है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत का जो मेयार रखा गया वो क्या रखा गया? तकवा रखा गया। यहूदी ने ताने पे इसलिए कहा गया क्योंकि ये इस चीज़ में ब्रैक करते थे, इस चीज़ पे प्राउड फील करते थे कि ये ज्यू है। ज्यू रिलीजन का नाम नहीं है, रिलीजन का जुडाइज़म है, ज्यू इनकी कौम का नाम है। वहाँ से इनकी चेन शुरू होती है। इनकी जो पूरी एक एपिक्स आता है, अब ये समझ लिया हज़रत मूसा के दौर में आता है, और उनके बाद 1400 साल तक इनमें हर दौर में 2-2 नबी रहे, और अल्लाह ने इन्हें बहुत लाड। आप कुरान पढ़े, कुरान में मुसलमानों से ज़्यादा जिक्र ना आपको इनका मिलेगा। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि अल्लाह इनके ज़रिए हमें क्या सबक दे रहे हैं कि अगर तुम भी इस चीज़ पर कायम रहोगे ना, तो सेम तुम्हारे साथ भी यही सारे एक्शंस होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, कुरान ने ना हमें मोस्टली हिस्ट्री बताई है। मैं भी आपके सामने हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुरान जब आपको हिस्ट्री बताता है, कुरान ने आज तक आपने कभी कुरान में कोई डेट पढ़ी है? ये वाक़या इस साल हुआ, ये वाक़या इस दिन हुआ। कई जगहों में कुरान ने नाम भी जहाँ इर्रेलेवेंट है वहाँ इग्नोर किए, क्योंकि कुरान का मकसद है सिर्फ इंसानियत तक ये बात पहुँचा देना कि अल्लाह के असूल हज़रत आदम के दौर में भी वही थे और आखिरी दौर में भी वही है। अमल करोगे अपनी आखिरत बनाओगे, नहीं करोगे अल्लाह को कुछ नहीं है। अल्लाह ने रिजल्ट रखा है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। 2 कैटेगरीज है, अल्लाह को राज़ी करोगे कामयाब हो, नहीं करोगे गए। इन लोगों की पूरी सीरीज़ में इन्होंने जो ख़राबी की वो ये कि ये अपने नेशनलिज्म के अंदर खो गए। और सेम आज आप अगर इसराइल का पूरा वो पॉपुलेशन रेशो उठाते हैं, 73.6% वहाँ पे ज्यूज़ है, और सेम 73.6% आपको जुडाइज़म के मानने वाले मिलेंगे। तो ये कोई बिल्कुल तुक्का नहीं है, सिंपल सी बात है। उन्होंने बल्कि अपना ऑफिशियली ये इसराइल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, सिंपल 13 लॉज हैं उनके, जिसकी बेस पे वो कोई ना कोई चीज़ ड्राइव करते हैं कि आगे किस तरह अपने हिकमत अमली लेके चलनी है। तो उन्होंने सिंपल सी ये चीज़ रखी हुई है कि जो बंदा भी कहीं पे पैदा हो गया और उसके वालिद ज्यू था, वो अब उसको वीज़ा मिल चुका हुआ है, उसके लिए पासपोर्ट लेना सिर्फ उसके 1 क्लिक अवे है, वो आराम से ले सकता है। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे, हज़रत ईसा के बाद। अच्छा, हज़रत ईसा जो है ना, उनके फॉलोअर्स ईसाई जो है वो बेसिकली यहूदियों को, जो इनकी पूरी चेन चलती है, इनकी नेशन को कातिल मानते हैं हज़रत ईसा के। अब हज़रत ईसा उनकी नज़र में बहुत ऊपर है, बड़ी उनकी तरजीह मतलब ऊपर रखते हैं, उन्हें कातिल मानते हैं। इसीलिए 70 AD में आप देखते हैं इन पे हमला होता है, और जो आज आप देखते हैं जहाँ पे इबादत कर रहे होते हैं, एक दीवार सी है। तो बेसिकली ये पूरा एक बिल्डिंग थी जिसकी 3 दीवारें गिरा दी कि अब इनके पास सिर्फ एक दीवार बच चुकी हुई है। अच्छा, कुरान में इसके ऊपर एक आयत भी है कि अल्लाह ताला इनके लिए दुआ नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ये उन्हें बता रहे, एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि क़यामत तक इन पे ऐसे लोग रहेंगे जो इन पे जुल्म करते रहेंगे। और आप देख ले 2000 साल जो हमने हज़रत ईसा के बाद भी इनके देखे, इनकी मुसलसल इनकी पिटाई हुई है। मैं कोई खुशी से नहीं कह रहा कि होलोकॉस्ट में जो बच्चा मारा गया गलत, वो सही मारा गया, सही नहीं मारा गया, जो मारा गया।
अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हज़रत उमर का दौर आता है। उससे पहले तक इन्हें इनकी अपनी जो इबादत गाह है ना बैतुल मुक़द्दस, वहाँ पे इन्हें आने की इजाज़त नहीं है। हज़रत उमर का दौर आता है, हज़रत उमर वो जगह कॉन्कर करते हैं और हज़रत उमर जाके ईसाइयों से मुआहदा करके आते हैं कि आपने इन्हें इनकी जो इबादत गाह है ना यहाँ पे विज़िट करना लाजमी देना है। अच्छा, उस दौर में भी हज़रत उमर के ये देखे कि हज़रत उमर को इनकी साइकोलॉजी पता थी। हज़रत उमर ने उस टाइम भी इन्हें कहा था आपने इन्हें यहाँ पे सेटलमेंट यानी यहाँ पे ज़मीनें नहीं लेने देनी, आपने यहाँ पे सिर्फ उन्हें आने देना है, यानी अपने ठीक है रिलीजियस स्पॉट मानते हैं, आए विज़िट करें, यहाँ से चले जाए। और ये वो खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हज़रत उमर जो है वो हिस्ट्री में यानी जो उनकी पूरी चलती आ रही थी 500 साल की जो तारीख थी 70 AD के बाद की, कोई एक वाहिद बंदा ऐसा है, वाहिद लीडर एक ऐसा है जो उनके साथ लीनियट रहा है, उसके अलावा इनके साथ कोई लीनियट नहीं रहा। अच्छा, थोड़ा इस चीज़ को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पूरी हिस्ट्री इनकी भरी हुई है, हर जगह इन बेचारों ने मार खाई है, इनके पास अपनी कोई स्टेट नहीं थी। ये मैं बिल्कुल फ़ख्र से नहीं कह रहा इन बेचारों ने मार खाई है, लेकिन आप जब पैटर्न देखते हैं ना इनका और जो इनकी हरकतें थी वो आज हम भी अडॉप्ट करेंगे, हमारे साथ भी ये होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि तुम जो नॉन मुस्लिम्स है ना उनके सामने ऐसे रखे जाओगे जैसे किसी के सामने खाना फेंका जाता है और वो तुम्हें इस तरह तुम पे अटैक करेंगे। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद तो नहीं कम होगी। फरमाया या रसूलल्लाह क्या होगा? कहा उस टाइम तुम्हें वहन आ जाएगा। फरमाया वहन क्या होता है? फरमाया दुनिया, इसका तर्जुमा ये है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। सिंपल सी ये चीज़ है। चले सही है, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर वहन ये है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। अच्छा, इसके बाद थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1917 में 1914 में बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। अच्छा, उस दौर में ब्रिटिश जो थे वो यहाँ पे भी कॉलोनाइजेशन उन्होंने की हुई थी और ओवरऑल पूरी उन्होंने दुनिया में ही, बल्कि हिस्ट्री की जो सबसे बड़ा एम्पायर है ना, बेशक कॉलोनाइजेशन की बेस पे है, वो ब्रिटिश एम्पायर आज तक का गुजरा है। उनकी हर जगह ना कॉलोनाइजेशन थी। तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुई ना, उन्होंने कहा हमने किसी तरह जीतनी है। उन्हें बंदे चाहिए थे हर जगह। अब बंदे फजूल में तो लड़ने के लिए आएगी नहीं, उन्होंने हर किसी से पैक्ट करना शुरू कर दिए। यहूदियों को उन्होंने क्या लालच दिया? यहूदी ने सिंपल एक चीज़ सामने रखी, आप हमें हमारी ज़मीन देंगे। उसने कहा मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, बालफोर्ड जो था उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर था, बाद में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने। बालफोर्ड खुद अपने उस खत में जो उसने बेसिकली जो पैक्ट है, डिक्लेरेशन है, उसने एक खत सा लिख के दिए। वो डिक्लेरेशन में से उसने 2 चीज़ें लिखी है जो क्लियर, आप भी जाके पढ़ लीजिएगा। उसने कहा जो नॉन ज्यूइश होगा, जो अरब होगा और वहाँ पे रह रहा होगा, उसकी 2 चीज़ों के बारे में उसे ये टेंशन दी कि ये पूरी नहीं की जाएगी। पहली चीज़ थी उसके रिलीजियस राइट्स, सेकंड थिंग थी उसके सिविलियन राइट्स। बिल्कुल उसने सही प्रिडिक्शन की है। सेकंड उसने ये प्रिडिक्शन की थी कि जो ज्यूज़ है जो बाहर पूरी दुनिया में हो गए, उनकी एक चीज़ का मसला था उसे कि जो बाहर पूरी दुनिया में ज्यूज़ हो गए ना, उनकी पॉलिटिकल राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा, और ये चीज़ भी बाद में देखने में आई है। अच्छा, जब ये मुआहदा हो जाता है तो यहूदी फुल स्पीड के साथ यहाँ पे आना शुरू करते हैं। अमीर थे, बल्कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो मेन 3 वो है फाउंडर्स आप समझ ले, उनमें से 2 ज्यू ही है। तो जब वो ये बना लेते हैं, 1917 में पैक्ट हो जाता है, सारे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरी, और वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। 1947 तक 48 तक यहाँ पे ज़मीनें ख़रीदते हैं। 45 में 39 से 45 वर्ल्ड वॉर 2 होती है। अब उसमें ये होता है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। ये यूएन के पास जाते हैं, इन्हें कहते हैं हमें हमारी स्टेट चाहिए। तो पहले इनके पास मुआहदा भी एक मौजूद होता है, ब्रिटिश के पास वीटो है, इंशाल्लाह इस पे वीटो पे भी बात करते हैं। तो उनके पास वीटो मौजूद था, उन्होंने कहा इन्हें हम स्टेट देंगे, उन्होंने इन्हें स्टेट दे दी एक पूरी। अच्छा, अक्सर हम जो मुसलमान हैं, हम जब ये इस तरह की चीज़ देखते हैं ना, हमारे जहन में पहली चीज़ आती है हमें शोर मचाना चाहिए ताकि यूएन तक बात चली जाए किसी तरह। एक आर्गूमेंट आप दे सकते हैं कि उन्होंने ज़मीनें खरीदी है, ज़ाहिर बात है किसी की ज़मीन उठा के मतलब पैलेस्टाइन को तो नहीं दे देनी चाहिए। उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी उस दौर के डाटा, उनके अपने डाटा के मुताबिक सिर्फ 6% उन्होंने ज़मीन खरीदी है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की गई है तो 55% इन्हें दी गई है यहूदियों को, इसराइल को, और 45% मुसलमानों यानी पैलेस्टाइन को दी गई है। बहुत अनजस्ट डिवीज़न है। सेकंड जो चीज़ है, उस दौर में पूरे उस खित्ते में सिर्फ 5% आबादी ज्यूज़ की थी। 5% आबादी को 55% लैंड दे दिया गया। अच्छा,
इससे आगे जाके ये होता है कि वहाँ पे 1/3 अरब होते हैं उस दौर में भी, जो इसराइल का रीजन भी होता है। वहाँ पे ये जुल्म किया जाता है कि आज तक उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए गए, उन्हें वोट तक करने की इजाज़त नहीं है। वोट क्यों करने की इजाज़त नहीं है? उन्हें पता है अगर 1/3 भी ये है ना, आजकल 1/4 हो चुके हैं वो वैसे, लेकिन 1/3 भी अगर ये है ना तो अपनी पार्टी बना लेंगे, और माइनॉरिटी किसी भी स्टेट में होती है वो हमेशा यूनाइटेड रहती है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि ये किसी ना किसी तरह जीत जाएगा। अच्छा, एक जो मेन चीज़ है जो हम पैलेस्टाइन को देखते हैं ना, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, आप अगर इसे सिर्फ दुनियावी लिहाज से देख रहे हैं, आपकी नज़र में एक चीज़ आती है कि यार पैलेस्टाइन खुद ही एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया, उसने अपनी आर्मी नहीं बनाई, उसने अपने रिसोर्सेज पे काम नहीं किया, इसलिए मुल्कों से मार खा रहा है। इसराइल और पैलेस्टाइन की जिस दिन डिवीज़न हुई है, अगले दिन से वॉर शुरू है। 48 में वॉर होती है, डिवाइड हो जाता है ये मुल्क। इनके अपने पास एक एकड़ ज़मीन भी नहीं रहती, इसराइल के पास सारी नहीं जाती। सेंटर वाला रीजन, मैं थोड़ा मैप भी आपको साथ समझाता हूँ, सेंटर वाला रीजन जो है ना वो पूरे का पूरा इसराइल ले लेता है अपने, बेसिक वो पहले सेंटर में जो इसराइल है तो वो अपने आप को फैला लेता है। राइट साइड पे है वेस्ट बैंक, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे है गज़ा, ठीक है, जहाँ पे मेन आजकल हमास है, इस पर भी बात करते हैं। तो ये जो रीजन है ना, गज़ा के जो लेफ्ट साइड पे मुल्क होता है इजिप्ट, वो इसको ले लेता है, और जो इसके वेस्ट बैंक के राइट साइड पे मुल्क होता है जॉर्डन, वो इनको ले लेता है। अब एक चीज़ और मुसलमान अक्सर इसमें कंफ्यूज है, वो ये है कि हम सोचते हैं यार 3 मुसलमान ममालिक ने माशाल्लाह 1948 में इन पे अटैक किया, बड़ी रिलीजियस फाइट होगी। रिलीजियस फाइट नहीं थी, उनके 100% उनके अपने लैंड के लिए फाइट थी। अरब ने 3 जंगें की है इसराइल के साथ, 1948, 1967, 1973, तीनों की तीनों अपने सिर्फ 100% अपने मफाद के लिए की है। इसको रिलीजियस जंग कहना बिल्कुल ऐसे है कि आप फिर एक एक पैरामीटर अप्लाई करें। आप पहला पैरामीटर उन पर यह अप्लाई करें कि आप देखें कि आज की मैं बात कर लेता हूँ, उन्होंने अपने बॉर्डर बंद किए हुए, ये भी चले छोड़ दे। मोस्टली आपने पहले खबर एक सुनी होगी, पहले हम जो आवाज़ देते हैं पैलेस्टाइन में जब कुछ होता है, पहली आवाज़ देते हैं कि या अल्लाह हमें कोई ऐसा लीडर दे जो यूएन तक हमारी बात पहुँचा दे। सेकेंड हम आवाज़ देते हैं, और ख़ुद आपको पैलेस्टाइन की वीडियोस में वो मुसलमान बाद में कहते हैं, वो कहते हैं कि या अल्लाह अरब को भेज, क्योंकि अरब उनके आसपास है, अरब मोस्टली मुस्लिम्स ही है, वो अरब से मदद मांगते हैं बेसिकली। तो अरब जो है उन्होंने पिछले 2017 में जब MBS आया सऊदी अरब में, उसने 21 कंट्रीज़ को मिला के एक आर्मी बनाई है, जिसमें हमारे एक्स आर्मी चीफ रहील शरीफ को वो बनाया गया था अमीरुल मुजाहिदीन माशाल्लाह। तो वो इन्हें बनाया गया, ये वहाँ पे गए। आप देखिए लोगों ने कितने ज़्यादा इन्हें किए, आप जाके लड़े। इन्होंने ये तक नहीं किया, बल्कि UAE ने एक्सेप्ट किया हुआ है, और बिल्कुल सऊदीया बिल्कुल एच पे है, सऊदीया बिल्कुल एच पे है कि इसको एक्सेप्ट करेगा, और अंदर इनकी ट्रेड हो रही है, ट्रेड ऑन है, ऑफिशियली ऑन है। क्यों नहीं वो लड़ने जा रहे? सऊदीया को बिल्कुल ये नहीं था कि हमें सब मुसलमानों के लिए हम एक आर्मी बना रहे, वो अरब के लिए एक आर्मी बना रहे थे। आप इस चीज़ का फ़र्क समझ लें, अगर कोई मुल्क नेशनलिज्म के नाम पे कुछ कर रहा है या इस्लाम के नाम पे कुछ कर रहा है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। कोई बंदा सऊदी अरब का उसका वो है भी मुसलमान, इसका ये मतलब नहीं है मैं उसे पता नहीं क्या मान लूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब मैं वापस आता हूँ उस बात पे जो इसराइल की मैंने आपको बताई है। अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान में यहूदी का एक ताने के तौर पे कि नेशनलिज्म के अंदर पड़े हुए अपनी इन्होंने पूरी आइडेंटिटी नेशनलिज्म बनाई हुई है। सेम काम हम नहीं कर रहे। तो अगर हमारा डाउनफॉल आया ना, इसमें प्योर रीज़न उन इसराइल से हमें ये है कि मतलब एक वक्त ऐसा आना है कि मुसलमान जब अपनी वो एलिजिबिलिटी खो देता है ना, तो फिर वो अपना स्टैंड मतलब वो उस चीज़ का हकदार नहीं होता जो उसको मिली होती है। सूरह अनफाल में अल्लाह कहते हैं ना कि हम उस वक्त तक किसी कौम से उसकी नेमत नहीं छीनते जब तक कि वो मफहूम है कि उस क्राइटेरिया से पीछे नहीं हट जाता जो जिस क्राइटेरिया की बेस पर से वो नेमत मिली थी। तो हमने सेम वो काम करना शुरू कर दिया, नेशनलिज्म में पड़ गए। 1948 की जंग होती है, पैलेस्टाइन बना ही नहीं, एक दिन हुआ है अनाउंस हुए हुए, गज़ा जॉर्डन ले गया इजिप्ट, ये वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन ले गया, और सेंटर वाला इसराइल 55 से 75 पे आ रहा है। इसके बाद आगे आगे वक्त चलता कि इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बने। ज़ाहिर बात है एक ऐसा एरिया भी नहीं है जिसे आप कह सके प्योर पैलेस्टाइन लैंड है। 1967 में ना, अब जो बाहर के जो अरब कंट्रीज़ है उन्हें सेंटर वाला पार्ट भी चाहिए, उन्हें पूरा अरब अपने अंडर चाहिए। अच्छा, अरब को 2 मसले थे, एक मसला ये था कि इन्हें लैंड चाहिए, सेकंड मसला ये था सारे अरब कंट्रीज़ में अरेबियंस लोग आबाद है, एक बीच में ज्यू उठा के, ज्यू बेसिकली वो इसको भी नस्ल की जंग समझ रहे हैं। आते
सेकंड 67 में आते हैं और तारीख लिखती है कि इसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इससे बुरी जंग किसी ने इतने जल्दी पिछले 100 साल में कोई ऐसी जंग नहीं हुई किसी को उठा के फेंका हो। 3 कंट्रीज़ को उठा के इसराइल साइड पे फेंकता है। अब बंदा सोचता है यार अल्लाह की मदद नहीं आई, अल्लाह की मदद ने नहीं आना था। अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद 313 पे भी आ जाती है। लेकिन बात है आपका फ़लसफ़ा अल्लाह के लिए हो। आप अगर अपने मुसलमान भाइयों के लैंड के लिए आपको कुछ करना होता है ना, आप जो गज़ा और वेस्ट बैंक आपके पास था पहले उन्हें कंट्री बना के दे देते, उनकी वहाँ गवर्नमेंट सेटअप करके आप दे देते। 1967 में अब इसराइल के साथ एक गेम होती है। इसराइल ने इससे पहले की जो 2 जंगें लड़ी है 48-67 जीती है। 67 के बाद ये होता है कि वो देखते हैं यार बाहर की कंट्रीज़ को हराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अब हमारे अंदर 2 मिलियन अरब रह रहे हैं जो बेसिकली पैलेस्टाइन के लोग हैं। इन्हें हम कैसे हम आइडेंटिफाई कैसे करें ये कौन है, ये अरब है या ये हमारा बंदा है, ये इनके लिए मसला होता है। अरब बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, वो पैलेस्टाइन के लोग बेचारे बिल्कुल ट्रेडिशनल लोग हैं, वो मोस्टली उनमें से किसान है, उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि हमारे साथ गेम ये क्या कर रही है। 2 मिलियन लोग उनके अंडर है, वो ना उन्हें वोट की इजाज़त देते ना कुछ और इजाज़त देते हैं, लेकिन उनसे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो ये करते हैं कि मोटे मोटे लोग जो उन्हें डर होता है कि यार ये कुछ कर देगा, उसे पकड़ के आगे पीछे कर दिया, उसे मार दिया, ये इस तरह करते हैं। मैं भी बात ये एक्सेप्ट करता हूँ। उस वक्त अंदर अरब के अंदर ना इसराइल जो है उस वक्त नीचे गया है, इसराइल को नहीं समझ आई हमने क्या करना है। 73 में क्या होता है, दोबारा तीनों कंट्रीज़ को, जो इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है और सीरिया है, इन तीनों को फिर कुछ सोचती है, कहते नहीं यार लैंड हमें मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, 67 की वॉर के बाद 100% रीजन जो पैलेस्टाइन और इसराइल का है वो पूरे का पूरा इसराइल के अंदर चला जाता है। अब पैलेस्टाइन के पास जो भी लैंड यूएन की तरफ से अनाउंस था और जो उनका अपना लैंड था वो किसी मुस्लिम कंट्री के पास भी नहीं है, वो 100% इसराइल के पास है। अब 2 मिलियन लोगों को वो फेंक भी नहीं रहा। 67 होता है, इसके बाद 73 में बाहर से वो बाकी 3 अरब कंट्री ये समझती है अच्छा ये हमारे पास मौका अच्छा है, पिछले 6 साल से इन्होंने अपने पास 2 मिलियन रेफ्यूजीज़ को रखा हुआ है, तो ये हमारे पास अच्छा मौका, हम इन पे ना आके अटैक करते हैं। 73 में ये लोग करते हैं इन पे अटैक, और 73 के बाद इनकी वो धुलाई होती है कि तीनों के तीनों कंट्री जंग के बाद इसे एक्सेप्ट करते हैं। उस मुल्क को, इसराइल को, जिसके खिलाफ ये जान लेने पे तुले उसे जंग के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनका पहला मफाद भी यही था, हमें लैंड चाहिए। अब इन्हें समझ आ गई कि 3 जंगों के बाद अगर हमें लैंड नहीं मिला तो आगे भी हमारे लिए लैंड लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा 73 से आगे चलते हैं। 73 के बाद अब पैलेस्टाइन के लोगों को भी समझ आ चुकी है कि हमारे लिए अगर कुछ करना है इंटरनल तौर पे हमें करना होगा। वहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू होती है। अच्छा वेस्ट बैंक और गज़ा जो है ना वो हाईली पॉपुलेटेड जो है वो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन के लोग हैं वहाँ पे बेसिकली, तो वहाँ पे इसराइली लोग है ही नहीं, तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट उस तरह आ नहीं सकती थी। अच्छा उस दौर में काफ़ी ज़्यादा ये पेशकश भी होती है इनको वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने दी जाए, इसराइली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इसराइल कहते हैं हम रेफ्यूजी के तौर पर रहने देंगे, गवर्नमेंट इन्हें नहीं बनाने देंगे। 73 में क्या होता है कि 73 के बाद वेस्ट बैंक वाले रीजन में एक पार्टी ऊपर आती है, उसका नाम है अल फतेह। और अल फतेह अपने साथ जो उस दौर में बड़ी बड़ी पैलेस्टाइन के लोगों का ग्रुप होता है उसे अपने साथ मिला लेते हैं, जिसे हम PLO के नाम से जानते हैं। PLO बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अल फतेह का जो हेड है आपने उनका लाजमी नाम सुना होगा, यासिर अराफात। अच्छा एक चीज़ और, यासिर अराफात को आगे जाके नोबेल प्राइज़ भी मिलता है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं। 73 से लेके 87 तक जो अगले 14 साल है ये अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना लेते हैं। अब मसला क्या आता है? मसला ये आता है जब पूरी पैलेस्टाइन के लोगों की रिप्रेजेंटेशन वो ग्रुप एक कर रहे हैं ना, आपने वो ग्रुप खरीद लिया, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू खरीद लिया बेसिकली, तो वो यही काम करते हैं। 87 में जाके ना गज़ा वाले रीजन में लोग बहुत वो होते हैं, लोगों को होता है कि PLO हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो वहाँ पे क्या शुरू करते थे, एक उनसे इसराइली आता है, उनका सेटलमेंट मांगता है, उसे मार देते हैं। पूरी वहाँ से IDF जो उनकी पूरी डिफेंस फोर्स है वो वहाँ पे लॉन्च होती है। 80,000 की आर्मी वो गज़ा पे ले आते हैं। उस गज़ा पे जिनमें लोगों के पास ऑफिशियली डिक्लेयर लैंड ही प्रॉपर नहीं है, छोटे छोटे उन्हें सेटलमेंट्स दी हुई है कि पैलेस्टाइन अच्छा तुम यहाँ रह लो, तुम यहाँ रह लो। हालांकि अब UN की बात भी मानो तो 45% लैंड तभी भी उन्हीं का बनता है UN की रेजोल्यूशन के मुताबिक, जो उन्होंने डिवीजन बेसिकली की थी। अच्छा 87 में जब ये होता है तो 87 पे वहाँ पे एक ग्रुप होता है जिसे अखवानुल मुस्लिमीन कहा जाता है। ये सैयद कुतुब को आप में से किसी को पता हो, इजिप्ट के अंदर उनकी रेवोल्यूशन आई थी बेसिकली। तो यहाँ पे जो गज़ा का इलाका था वहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था 48 के बाद यहाँ पे किसके अंडर आ गया था, इजिप्ट के अंडर आ गया था।
तो ये रीजन जो इजिप्ट के अंदर था, तो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे अपना विंग भी बना लिया था। 87 में जाके वो विंग ये फैसला करता है भाई अब बस, अब कोई भी रिटर्न बात नहीं होगी, अब बात सिर्फ ये होगी कि हम कोशिश करेंगे हम अपनी एक आर्मी लॉन्च करें। और मैं आगे जाके ये भी आपको बताऊंगा कि कई लोग ये कहते हैं हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, हमास ऑफिशियली पैलेस्टीन की आर्मी है, ये भी मैं आगे आपको आगे जाके बताता हूँ। 87 में जाके वो अपनी एक राइट विंग, वो बेसिकली अपनी आर्म विंग बनाते हैं जिसका नाम होता है हमास। हमास इसकी एब्रीवेशन है, पूरा नाम इसका अरेबिक में कोई है। 87 से लेकर 93 तक वहाँ पे एक किस्म की आप ये समझ सिविल वॉर है। सिविल वॉर नहीं है, दो मुल्क के आपस की बाउंड्री मिट चुकी हुई है और बिल्कुल कोई इस तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस तरह आपस में रहना है, तो वहाँ पे जंग शुरू हो जाती है। 93 पे जाके अब उन्हें एक चीज़ समझ आती है, उन्हें ये चीज़ जो UN वगैरह को एक चीज़ समझ आती है, इसराइल को भी आ जाती है। कहते हैं हम PLO को अपना दुश्मन समझ रहे थे कि उन्होंने अपने अंडर एक पूरा पैलेस्टाइन को बेसिकली यूनाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा असल दुश्मन PLO नहीं है। PLO तो जंग पे बात ही नहीं कर रहा, जंग पे बात कौन कर रहा है, हमास कर रहा है। और हम ये बात भी समझ लगा, अभी भी किसी को हमास जालिम लग रहा है ना, तो फिर ज़रा 30 साल आप मार खा के देखे, अपने करीबी को खो के आप ज़रा इस पर देखें। 93 में जाके वो इनके साथ बैठते हैं और वहाँ पे एक अकॉर्ड बाकायदा तय होता है जिसमें इसराइली प्राइम मिनिस्टर आता है, इधर से यासिर अराफात आता है, उसे ऑफिशियली इनका लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट बना के दी जाए, उसके मतलब सारी बातें मान ली जाती। जब वो पहले चीख रहा था नहीं माने, उन्होंने देखा अगर ये ना आया तो हमास आ जाएगी। फिर भी पैलेस्टाइन के लोगों को ना एक साल के अंदर 94 में ये बात समझ आ जाती है यार PLO हमारी रिप्रेजेंटेशन है नहीं। यासिर अराफात को 1994 में ही नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया जाता है कि माशाल्लाह उन्होंने एक बहुत बड़ा जो एक लड़ाई थी 48 में जो शुरू हुई थी उसे सॉल्व करवा दिया, लेकिन सॉल्व नहीं कराया। पपेट सारे पपेट वाला उसने काम किया। शुरू में उसका अच्छा मौक़िफ़ था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बाद में उसने उस रिप्रेजेंटेशन से हट गया था जो बेसिकली पैलेस्टाइन के लोगों का पूरी बात थी। अब हमास हो जाते हैं इन पे लॉन्च। 6 साल तक हमास गज़ा का जो रीजन है वो अपने अंडर रखते हैं। अब 2000 आ जाते हैं, 2000 में अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल के, 1994 में जो प्राइम मिनिस्टर था इनका इसराइल का, उसको मार दिया जाता है। इसराइल की तारीख में एक वाहिद ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको मारा गया। किस बात पे मारा गया? क्योंकि उसने पैक्ट कर लिया था पैलेस्टाइन के लोगों के साथ। अब उसको किसने मारा? उसको किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं मारा होगा इनके मुताबिक, उनको किसी अच्छे लोगों ने नहीं मारा होगा। 2000 में जाके ना पैलेस्टाइन, अब वो इसराइल कहता है कि भाई चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही है, इसराइल इनके खिलाफ फुली एक्टिव हो जाता है। अब वो बिल्कुल एक्टिव होता है, थोड़ी अरसे बाद जंग अभी चल रही है, इन्हें अंदाज़ा होता है हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, इनके अंडर हम नहीं रह सकते। हमास 2006 तक इनके खिलाफ रिटेलिएट करता है बेसिकली। अब 2006 में क्या होता है? अब मैं आपको जो इस पे था ना कि कई लोग ये समझते हैं हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ज़रा इसका सोल्यूशन सुन के जाए और रीज़न सुन के जाए। बेसिकली 2006 में इसराइल कहता है कि यार PLO को कहता है तुम सब संभाल लो, PLO के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। PLO कहते हैं कि PLO कहती है बेसिकली इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है, वो कहते हैं ठीक है। अब इलेक्शन में US स्पेशल ये बात, US कहता है ये बात कि हमास को इलेक्शन में खड़े होने नहीं देना, हमास हमारे नज़दीक टेररिस्ट है। तब अगर वो मना कर देते PLO वाले, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी कंट्री में टोटल 2 सूबे और आप एक सूबे की जो 90% मेजोरिटी जिसको मानने वाली है, आप मना कर दोगे नहीं यार हम आपको इलेक्शन में खड़े नहीं होने देते। इसे सब धांधली बोलेंगे। बहुत कोशिश करते नहीं रोक पाते, इलेक्शन हो जाते हैं। 132 सीट्स होती है गज़ा में इधर, और 74 के करीब तकरीबन ये जीतते हैं हमास। तो हमास 2006 से लेके अब तक वहाँ पे ऑफिशियली रूल कर रहा है, ठीक है, ये बात ज़हन में क्लियर रखनी है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान ने जो 3 जंगें लड़ी है, कोई कहते हैं ये पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑफिशियली हमारी एक गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका काम ही आर्म्ड काम है, सारा डिफेंस करना काम है, अगर ज़रूरत पड़े तो अटैक भी करना काम है। तो हमास जो है वो बेसिकली वहाँ पे रूल कर रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पे PLO इलेक्शन जीत जाता है, और आज तक वहाँ पे यही पॉलिटिकल हालात है कि एक तरफ इनकी हुकूमत है और दूसरी तरफ इसकी वेस्ट बैंक में इनकी हुकूमत है, PLO की हुकूमत है। अच्छा, अब 2006 के बाद ना जब वहाँ पे गवर्नमेंट्स बन जाती है, वो दोनों गवर्नमेंट्स वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती। आपने देखा होगा वेस्ट बैंक में कभी इस तरह का कोई रोला नहीं हुआ, हमेशा जो खबर आती है गज़ा वाली साइड से आती है मोस्टली। हालांकि वेस्ट बैंक में जेरूशलम भी है। अच्छा, जेरूशलम हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मुक़द्दस जगह है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो तमाम नबियों की चेन है उसमें ओवरऑल इस जगह को जो इम्पोर्टेंस, आप सल्लम जब मिराज पे गए थे तो वो इन्हीं गोल्डन डोम के ऊपर से गए थे, और भी इतने पहला हमारा किबला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 मस्जिदों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत बयान की है, उसमें एक ये भी है।
तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मेन जो चीज़ है ना वो इससे भी ऊपर है, वो कुरान की आयत है कि एक इंसान की जो जान है ना वो अल्लाह के नज़दीक काबे की हुर्मत से बढ़ के है। इस सेंस में कि जो किसी को मुसलमान को अगर कोई मार रहा है तो ये ज़्यादा आपके लिए गुस्से वाला होना चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस पे अटैक हुआ है। वो अलग बात है, हम दोनों मसलों पे बिल्कुल ही खामोश रहते हैं। जेरूसलम के बारे में यूएन ने ये चीज़ 1948 में पास की थी, ये दोनों कंट्रीज़ के पास नहीं होगा, ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। लेकिन पहले दिन से 1948 से सेंटर वाला सारा रीजन इनके पास है। बल्कि आप 2016 17 या 18 में जब ट्रंप यहाँ गया था इसराइल में, अभी तक उसकी वीडियो पड़ी हुई, उसने ऑफिशियली कहा कि वी डिक्लेयर जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। बाइडन जब जाता है, एक बार इधर गया है और स्पेशल उसने कहा है कैपिटल है जेरूसलम आपका, और जो खास तौर पे वो बैतुल मुक़द्दस वाला आपका रीजन है। तो पता नहीं कौन सी यूएन की रेजोल्यूशन वहाँ पे फॉलो हो रही है। अब आते हैं, ये होगी हिस्ट्री। तो उम्मीद है आपको हिस्ट्री बेसिक लेवल पे क्लियर हो चुकी होगी कि आपको समझ आएगी ये अंतः जुल्म नहीं हो रहा, ये इसमें हमारे अपने भी मिले हुए हैं और कुछ हमारे हम सोल्यूशन ही ऐसी चीज़ को समझते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो है यूएन सुधर जाए। यूएन कैसे सुधर जाए, यूएन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूएन में 200 के करीब रेजोल्यूशंस पास हो चुके हुए हैं। किस चीज़ के ऊपर? इसराइल स्टेप बैक। अब आप ज़्यादा रिसर्च में ना जाए, आपसे विकीपीडिया खोले, देखिए यूएन रेजोल्यूशंस और इसराइल, आप नीचे करते जाए। यूएन आस्क इसराइल टू स्टेप बैक। ईरान पे सीधा सैंक्शन लगाते हो, नॉर्थ कोरिया पे सीधा सैंक्शन लगाते हो, एंड वी आर आस्किंग इसराइल टू स्टेप बैक। मुनाफिकाना रवैया है ये। सेकंड चीज़, यूएन की आप अगर ओवरऑल कल की आप बात देख ले, सिक्योरिटी काउंसिल कल बैठी इसी प्रॉब्लम के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट जो वीटो पावर वाले भी है। वहाँ पे ये लोग बैठे हैं, 12 वोट आए इसके हक में। 2 लोगों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे, ब्रिटिश और मेरे ख्याल से चाइना या फ्रांस है, 2 वीटो वालों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे। वोट ना करने का मतलब उनका वोट काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। 12 लोगों ने कहा, 12 कंट्रीज़ ने कहा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये गलत है, इसको रोका जाए। बिल ये था कि रोकना है इसको, 12 ने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको रोकना चाहिए। एक ने वीटो करवा दिए। अब वो एक तो जालिम होना चाहिए ना कि 12 में मोस्टली नॉन मुस्लिम कंट्रीज, 1 या 2 मुस्लिम कंट्रीज है, मोस्टली नॉन मुस्लिम कंट्रीज ये कह रही है गलत हो रहा है, रोक दो। एक अचानक से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे, ना कोई बात डिटेल समझा रही है, वीटो कर दिया हमने। वो यूएस है, ये एक केस नहीं है। 164 टोटल कंट्रीज, 162 एक तरफ, 2 एक तरफ, वीटो, यूएस वीटोड। ये एक नहीं, आप पढ़ते जरा चले जाए। और हमें उम्मीद किससे? हमें यूएन से उम्मीद आएगा हमें सोल्यूशन देगा। यूएन की 5 वीटो कंट्रीज है। वीटो कंट्री का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ पे, दुनिया के सारी कंट्रीज एक तरफ है, वो किसी भी चीज़ पे बात करते हैं, अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, उनकी चीज़ें सब डिक्लाइन वो किसी भी रेजोल्यूशन को कर सकता है। 5 वीटो कंट्रीज है। पहले अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका ने, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, आप कहेंगे अच्छा मुसलमान है, मुसलमानों की साइड ले रहा है। कोरियन वॉर में लाखों बंदा मारा है। रशिया और ये अमेरिका ऑपोजिट लड़े हैं, दोनों साइडों पे। इनके नॉन मुस्लिम हिस्टोरिकन का पढ़ लो, दोनों साइडों पे लाख बंदा, 1.5 और 2 लाख के करीब इन्होंने दोनों साइडों पे मारा है। वियतनाम वॉर आप पढ़ लो, सबसे खतरनाक जंग उसको कहा जाता है कि इसमें सिविलियंस की जानें ली गई है। जो मर्जी सिविल वॉर है, आपको इनकी अपनी हिस्ट्री पढ़ो, मेरे मुसलमान की भी ना पढ़ो, ज़्यादा आपको मसला है। आप इनकी अपनी लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ लो, जो जहाँ पे सिविल वॉर हो रही है, सीरिया की सिविल वॉर उठाओ, किसी की भी आप उठाओ, दोनों साइडों की एक हेल्पिंग पार्टी में यूएस होगा, एक में रशिया होगा, और ये दोनों माशाल्लाह हमारे वीटो बैठे हुए। चाइना की बात करते हैं, तिब्बत के अंदर दलाई लामा, या तो दलाई लामा को हीरो ना बोले ये लोग, अगर दलाई लामा हीरो तो हीरो को उठा के बाहर किसने फेंका था? चाइना ने फेंका। सेकंड बात करते हैं ताइवान की। ताइवान जब बना ही है, TRC जो पूरा बना है इनका, अब उसका मसला क्या था ताइवान का? ताइवान के अंदर किसी यूएन की किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जहाँ जहाँ बने हुए हैं इनके, ताइवान के किसी एक बंदे का आना भी बैन है। क्यों बैन है यार? काफिर, मतलब उनके नसीब काफिर है, क्या है वो, क्या है, मतलब जानवर है वो, क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि चाइना को उनसे मसला है, वीटो किया हुआ है उन्होंने। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का तो माशाल्लाह फ्रीडम ऑफ स्पीच ही बहुत है। उन्हें इस चीज़ से मसला नहीं है कि आप हमारे नबी का पोस्टर, अच्छा मसला मुझे ये नहीं है कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल हमारे नबी की गुस्ताखी कर जाता है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उनका प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो कहता है कि हम जुम्मे वाले दिन तमाम जो ऑफिशियल हमारे वो है इंस्टीट्यूशन है, हम उनके ऊपर उसका पोस्टर लगाएंगे, उसी पोस्टर को जो गुस्ताखाना है, ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और आप अगर उनका झंडा वहाँ, ये कहते हैं यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो ये मतलब ले रहे हैं एवरीथिंग इज अलाउड।
तो अच्छा ठीक है, एवरीथिंग अलाउड है, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर आप उनका झंडा नीचे फेंक तो आपको $12,000 जुर्माना। क्यों? ये क्या रवैया है? ब्रिटिश पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉलोनाइजेशन पूरी दुनिया में इन्होंने की है। जहाँ आपको लड़ाई दिखेगी दुनिया में, कश्मीर कौन सोल्यूशन देके गया था? ब्रिटिश देके गए। अगला कौन? पाकिस्तान में इसराइल पैलेस्टाइन का किसने? बालफोर्ड कौन था? बालफोर्ड ने 1917 में ये पैक्ट किए, बाद उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर था, आपको मैंने पहले बताया, बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बनता है। उस टाइम ये बंदा उसके बाद ये कहते हैं ज्यूज जो थे वो हमारे लिए एक ऐसी एंटिटी की तरह बने हुए थे कि ना हम उसे फुल्ली तौर पे एब्जॉर्ब कर पा रहे और ना हम उन्हें उसे थ्रो अवे कर पा रहे। तो हमारी सोल्यूशन ये थी हम उसे बिल्कुल ही मिडल ईस्ट के सेंटर में जाके फेंक दें। ये उसके अपने अल्फाज हैं। तो ये है आपकी 5 वीटो कंट्रीज। ब्रिटिश पे और भी बहुत बोला जा सकता है। केमिकल वारफेयर के नाम पे इराक के अंदर घुसे, थोड़े मुस्लिम साइड पे भी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा खून मुसलमानों का बहाया जा रहा है। इराक के अंदर घुसे और ऐसी की तैसी फेर दिए। अच्छा वापस आके बात क्या करते हैं? मैं सॉरी कहता हूँ आपको। उसका प्राइम मिनिस्टर आके, जो टोनी ब्लेयर नाम है उसका, आके कहता है मैं माजरत ख्वाह हूँ। ओबामा लेटेस्ट पे भी आ जाते हैं। ओबामा दो रिजाइम करके गए यहाँ पे 2008 से लेके, मेरे ख्याल से 2008 से लेके 16 तक आए यहाँ पे। लीबिया के अंदर घुसे, कजाफी को मारा है। आज तक लीबिया में ना सिविल वॉर चल रही है। आगे से मैं नहीं कह रहा कि उसकी गलती है, वो खुद कहते हैं मेरे 2 रिजाइम्स की सबसे बड़ी गलती है कि मैं लीबिया में एंटर हुआ। मतलब तुम्हारा मजाक है, तुम घुसो, लाखों लोग मर जाए और फिर मरते भी रहे सिविलियंस और तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा। तो बुरे वो नहीं है, खुदा की कसम वो बुरे नहीं है, वो अपने दीन पे पूरे हैं। उनका दीन क्या है? उनका दीन ये है कि हमने अगर इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करनी है तो हम एक EU बना लेते हैं, यूरोपीय यूनियन मिलके प्रोग्रेस करेंगे। हमें किसी पे अटैक करना है, मैं अकेला क्यों जाऊँ, वो मुझे मार देगा। मैंने पूरी नेटो बना लेता हूँ, मिलके जाके उस पर अटैक करते हैं। मैंने किसी जगह पे अपनी चेहरा शो हुए बगैर घुसना है, या किसी नीचे मुल्क की मैंने आर्मी घुसानी है, ठीक है, UN पीस फोर्सेस, UN की पीस भी है और आगे फोर्सेस भी है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दुआ दिया करे कि हमारी आर्मी तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। क्यों? सैलरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। तो ये रीजंस भी है जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या वुहान क्या था? दुनिया की मोहब्बत। बस जब आपको ये क्राइटेरिया से आपकी बात निकल जाए, अच्छा सामने क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। कुरान में अल्लाह कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको निकाला इसलिए गया कि तुम अच्छाई की दावत हो, बुराई से रोको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुनाह को देखो तो पहली चीज़ क्या करनी है? पहली चीज़ है, हमने तो दिल में बुरा जानना पता नहीं क्या अपने आप को साबी बना लेते हैं। पहली चीज़ है हाथ से रोको, दूसरी चीज़ है ज़बान से बुरा करो, तीसरी चीज़ है कि यार दिल में बुरा जानो। ये दिल में बुरा जानना सबसे निचला लेवल है आपके ईमान का। तो वो अपने सिस्टम में 100% चल रही है। उन्हें पता है यार अपने लिहाज से वो अमर बिल मारूफ ही कर रहे हैं, वो नही अनिल मुनकर ही कर रहे, रोकते हैं जाके। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई कि हमें जहाँ से ज़्यादा पैसे मिल गए अच्छा बिक गए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ, साथ वाले मुल्क में जंग होती है, अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीमिस्ट कह लो यार, तालिबान को कह लो, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आप उन्हें कह लो। हमारे अपने उस दौर के डिक्टेटर प्रेसिडेंट, ठीक है, अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने उस टाइम 675 लोगों को अमेरिका से डॉलर्स लेके बेचे। अपनी बुक में लिख रहा है, मैं किसी की एलिगेशन नहीं बता रहा आपको, ठीक है, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। तो बात ये नहीं, गलती है, एक्नॉलेज होगी, ठीक है, कोई इधर अल्लाह से ज़्यादा किसी का डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। सेकंड क्या है, कुरान में अल्लाह ताला ने हमें साफ साफ ये कहा है, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे ये चीज़ ट्रेंड कर रही है। वो क्या ट्रेंड कर रही है? सोशल मीडिया पे साफ साफ ये आयत, जो सूरह निसा की आयत नंबर 75 है, कि तुम लोगों को क्या हो गया कि तुम लोग उन मर्दों की, औरतों की, उन बच्चों की जाके मदद नहीं करते जिन पे जुल्म किया जा रहा है, और वो तुम्हें पुकार रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह कहता है कि वो लोग जो है उनकी बेसिकली उन पे जुल्म हो रहा है और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। और आगे अल्लाह कहता है कि जो मोमिन है वो अल्लाह के लिए लड़ता है और जो नॉन मुस्लिम है वो तागूत के लिए लड़ता है। और उससे आगे अल्लाह सारी इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि मौत से तुम लोग इतना ज़्यादा डरते हो जितना अल्लाह से डरना चाहिए था। तो ये UN का पूरा केस है कि इसमें हमारी अपनी गलती है, हमें बात माननी पड़ेगी। सेकंड जो सबसे बड़ी गलती है वो अरब कंट्रीज़ की है।
अच्छा, अब आते हैं प्लान की तरफ, हमें करना क्या चाहिए। प्लान सबसे बड़ा ये है कि ये मुल्क हमारा है, ठीक है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी है, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, वो हमारे लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारा ये रोल बनता है कि हम उन्हें इस चीज़ पे परसुएट करें कि यार ओवरऑल मेजॉरिटी का ये व्यू पॉइंट है, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन बनना है तो आपको इस व्यू पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन बनना होगा। मैं नहीं कह रहा जाके किसी मुसलमान को जाके मानना शुरू कर दो कि आओ हमारा व्यू पॉइंट मानो, प्यार से मनाओ। मुसलमानों की आजकल सबसे जो बड़ी गलती है ना वो ये है कि हमारा जो अपना इंटेलेक्चुअल लेवल है वो नीचे गिर चुका हुआ है। यहाँ तक कि मैं हैरान होता, सोशल मीडिया पे पोस्टें चल रही है कि आइंस्टाइन को प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर दी गई, उसने आगे से कह दिया कि मैं ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा जो जुल्म करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसका अपना रिपोर्ट में लिखा हुआ कि जब उसका मौत का वक्त आया वो एक स्पीच लिख रहा था। वो स्पीच बेसिकली ये थी कि जब 7th इंडिपेंडेंस डे होगा ना इसराइल का, वो उस पर करेगा। तो इस तरह की फजूल बातों में हम बहुत मज़ा ढूंढते हैं कि यहूदी साजिश है, ये है वो है, और इंटेलेक्चुअली हम चीज़ों को टैकल नहीं करते। हालांकि हमारी ये ज़रूरत है कि हम इंटेलेक्चुअली इन चीज़ों को टैकल करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अब आप लोगों का प्लान क्या है, ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों का सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, जो आजकल की पहली ज़रूरत है, वो ये है कि अपने आसपास जो आपको बात समझ आई और मज़ीद समझे। यार नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं है, नॉलेज के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। जाके उन्हें बताओ कि अच्छा ठीक है, अगर यूएन को हम गलत कह रहे हैं या इसराइल को हम गलत कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं। एक वीडियो दिखा के गलत नहीं हो जाता कोई मुल्क, ना अच्छा हो जाता है। आप उनके सामने पूरे स्टैट्स रखें, अच्छा ये चीज़ है, ऐसे ऐसे इसकी एग्जिस्टेंस इस बेस पे, तो ये इस वजह से गलत है। तो इंशाल्लाह मुझे पता है इस बात का कि मोस्टली जो हमें से लोग हैं उन्हें इस बात का दर्द होता है कि यार यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दुख होता है। लेकिन अपनी इस चीज़ को सामने रखे कि मैंने कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने जब जाना है ना, तो मुझसे इस चीज़ का सवाल होगा कि जो मेरे वहाँ पे मुसलमान भाई थे उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था। हज़रत अबू बकर बहुत बड़े सहाबी है। हज़रत अबू बकर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अपने एंड टाइम पे कह रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ पे ना इस दुनिया में कोई दोस्त होता तो अबू बकर होता, लेकिन जो इस्लामिक ब्रदरहुड है वो इससे भी ऊपर है। यानी कि दुनिया का कोई भाईचारा, कोई चीज़ मैटर नहीं करती, जो इस्लामिक ब्रदरहुड है वो इससे भी ऊपर है। बनु कैनुका का एक आदमी बाजार में आके एक औरत को छेड़ता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के पूरे बनु कैनुका को उठा के बाहर फेंकते हैं, क्योंकि वो ढीठ हो जाते हैं, नहीं नहीं हमारा आदमी ये सही किया होगा। ये हमें इस्लाम सिखाता है कि इतने तुम लोगों ने पक्का हो जाना है। तो अपना इंटेलेक्चुअल लेवल आपने इंशाल्लाह बढ़ाना है। और सेकंड चीज़ है अपनी आखिरत को इस चीज़ में देखे। इससे अगर आपने सिर्फ एक ठीक है जियोपॉलिटिकल मसला देखना है, फिर ठीक है हमारे अपने मसले बहुत है, लेकिन आपने अगर इसके अंदर अपनी आखिरत देखनी है। नॉन मुस्लिम्स को ये बात समझ आ गई, चाहे ह्यूमैनिटी ये वो जो भी वो बोल रहे हैं, जितना उन्होंने बोला उस पर वो अमल पूरा कर रहे हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। इंशाल्लाह ये एक सेशन ही है, इसके बाद के सारे सेशन भी पैलेस्टाइन के ऊपर इंशाल्लाह हो गए, तो इंशाल्लाह उस पर करेगा अल्लाह, जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो उन्होंने हमें बहुत हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली हर एस्पेक्ट से उतार दिया आप लोग हैं क्या, और रूट कॉज क्या था।